हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन है ये डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12th में अभी रिसेंटली पहुंचे हैं, जो कि फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो कि 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो एक अच्छा कुछ कर सकें। उन स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है, मैं उन्हें आज एड्रेस कर रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये कि क्योंकि आप क्लास 11th पढ़कर अभी रिसेंटली आए हैं, और मैं हमेशा से ही क्लास 11th और 12th को अलग अलग नज़रों से कभी नहीं देखता। क्लास 11th जहाँ से स्टार्ट होती है, क्लास 12th जहाँ पर फिनिश होती है, ये कंप्लीट एक चीज़ है, ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती। इसीलिए क्लास 11th का बहुत बड़ा रोल होता है क्लास 12th एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसी के रिगार्डिंग कि कुछ जो ऐसे लूप होल्स हैं जो अक्सर रह जाते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक जो टर्निंग पॉइंट आप लोगों के लिए ये भी बन चुका है कि क्योंकि ये पेंडेमिक था तो क्लास 11th में आप लोग उस हिसाब से कुछ खास प्रिपेयर नहीं कर पाए। जैसे अगर मैं बोलूं तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट थे, यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन अभी देने वाले हैं 2021 में, जो कि बार बार पोस्टपोन या कैंसिल होते जा रहा है, पोस्टपोन होते जा रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल दौर था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि क्लास 11th पढ़ी थी तो एक प्रॉपर साइकोलॉजी उनको पता थी कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। आप लोगों के केस में थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों के केस में थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग वो स्टूडेंट हैं जो 10th बोर्ड के बाद सीधे 12th बोर्ड देने जा रहे हो। वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया। कौन सा ट्रांजिशन पीरियड? क्लास 11th का। कोई भी नया स्टूडेंट, कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट अगर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडेंस में उसको छोड़कर अगर मैं बात करूं, जो कि 1000 में से एक होगा, उसको छोड़कर अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं या जैसा भी स्कोर करते हैं, वो अपने स्कोर जो उन्होंने किया रहता है, मान लेते हैं किसी ने 80% 90% स्कोर किया, उसी को सेलिब्रेट करते रह जाते हैं पूरे साल भर, और 11th इतने में निकल लेता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट पहले से ही डेडिकेटेड रहते हैं, पहले से ही उन्होंने सोचा रहता है कि यार उन्होंने क्लास 12th में अच्छा करना है, इसीलिए क्लास 11th में उन्हें शुरू से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उनके सीनियर्स ने, उनके बड़े भाई बहन ने उन्हें इस तरह के गाइडेंस दिए रहते हैं कि आपको 11th से ही चीज़ों को पकड़ना चाहिए। इसीलिए वो वहाँ से कुछ छोटी छोटी बातों को सीखते जरूर हैं, लेकिन फिर भी आप उस पैटर्न को कैच नहीं कर पाते जो एक्चुअली कैच किया जाना चाहिए था क्लास 11th में। अगर आप लोगों ने देखा होगा, वैसे मैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज़्यादा स्कूल में नहीं गए अपने क्लास 11th में, इस बार उन्होंने घर से ही ऑनलाइन टाइप की पढ़ाई करी है, तो आपने इतनी बातें कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि क्लास 10th तक जो सिलेबस था और जो क्लास 11th में सिलेबस में जो चेंज आया, काफ़ी थोड़ा सा उसमें एक काफ़ी जंप था, और वो जंप नेसेसरी था। आपने देखा होगा क्लास 10th तक हमारी पढ़ाई करने का जो मोड होता था वो एक डिफरेंट था। उस समय तक हम क्वेश्चन आंसर बेस्ड पढ़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा शायद कॉन्सेप्ट के पीछे ना जाते हो, कुछ स्टूडेंट्स जाते भी होंगे, लेकिन क्लास 11 से कॉन्सेप्ट के पीछे जाना आपकी मजबूरी हो जाती है। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। क्लास 10th में अगर हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ रहे, कुछ फेमस क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, मगर कुछ भी हम कर ले रहे हैं, तो उससे ही हम अच्छा स्कोर कर सकते थे। लेकिन क्लास 11th और 12th में एक नज़र में अगर हम देखें तो हमें लगता है सिलेबस बहुत वास्ट है। क्लास 11th में आपने देखा होगा सिलेबस काफ़ी वास्ट था। फिजिक्स की आपकी 2 बुक्स थी, केमिस्ट्री की आपकी 2 बुक्स थी, इवन दो मैथ्स की एक ही बुक थी, लेकिन वो अपने आप में इतनी थी कि वो 2 के बराबर थी लगभग, अगर हम उसे बाइफरकेट कर ले तो इतना सारा सब कुछ आपने पढ़ा। तो इसमें बर्डन या लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, और आपने भी अब तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि यार एक मैजिकल वर्ल्ड टाइप का ओपन हुआ है हमारे सामने क्लास 11th से। आपको उसे उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जो क्लास 12th में अभी आए हैं वो एग्जैक्टली क्या करें। आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि यार 11th में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाए, अब 11th में अगर हमें समझ में नहीं आया तो क्लास 12th को हम कैसे स्टार्ट करें कि हम अच्छा प्रिपरेशन कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। हमें कोई प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे खड़ा हूँ। देखो, क्लास 11th जुड़ी हुई जरूर है क्लास 12 से, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस वहाँ का यहाँ नहीं आता। 12th अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लास मान सकते हो। अगर मैं बात करूँ 100 में से 80 लोग, यानी 80% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिन्होंने क्लास 11th को बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ा होता, क्लास 12th से ही स्टार्ट करते हैं। ये मैं फिलहाल अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का बाई चांस बहुत अच्छा नहीं भी गया तो वो इसे एज अ पॉइंट ले सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास 11th में
60% भी आई होगी, लेकिन क्लास 12th में आते आते उन्होंने 95% तक आराम से स्कोर किया है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने पहले दिन से ही इस बात को फील करा कि यार हमसे कुछ गलती तो हुई है। क्लास 11th में हमसे गलती हुई है कि हमने उसे उतना टाइम नहीं दिया जितना वो डिजर्व करती थी क्लास 11th। तो ये फील जब उनके मन में रहता है तो वो प्रिपरेशन को फिर अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन आपके मन में बिल्कुल ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यार किसी ने बोल दिया 12th ईजी है। ईजी है, लेकिन तब जब आप पढ़ोगे। ईजी ऐसी नहीं है कि आप बैठे रहोगे चीज़ें अपने आप आएंगी, है ना। कोई भी सोए हुए शेर के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करते। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो आपको कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ता है, कुछ ना कुछ नहीं, मुझे कहना चाहिए बहुत कुछ आपको करना होगा। क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हैं, कौन आपको कह रहा है कि 98% 100% लाओ 12th में, आप ही अपने आप से कह रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस अगर आपने उतनी रखी हैं तो आपको उस एक्सपेक्टेशन के लिए जितना वो डिजर्व करता है, जितना वर्क वो चाहता है, उतना वर्क भी आपको करना होगा। नो डाउट आपको एक प्रॉपर हार्ड वर्क करना होगा अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा एग्जामिनेशन में करो। लेकिन कमी क्या होती है, रह रह के बात वही आ रही है कि यार हमने 11th में कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी, कुछ क्या हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, हमें कोई खास आइडिया नहीं है, 12th में हम कैसे स्टार्ट करें। अगर मैं थोड़ा 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी बात करूँ, कुछ छोटी मोटी बातें जो आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रह सकती हैं, तो वो ये कि मैथमेटिक्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए ताकि 12th क्लास में आप स्मूथली जा सको, ताकि आपको बार बार रिग्रेट फील ना हो कि यार मैंने क्लास 11th में ये नहीं पढ़ा था। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, कितना % ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़नी चाहिए 11th की हर हाल में। तो मैं अगर शुरुआत से बात करूं, आपको सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज रिलेशन फंक्शन जो आपका क्लास 11th में चैप्टर था, रिलेशन का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो जाए। रिलेशन में कौन सा वाला, सिर्फ इतना अगर आपको आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ऑर्डर पेयर क्या था, रिलेशन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो इनके लिए मैं भी, क्योंकि क्लास 11 के लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो एक 1 शॉट टाइप में बना दूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, एक ही लेक्चर में आप कवर कर लो। ये एक बेसिक नॉलेज है। उसके बाद सेट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं है उतनी ज़रूरत क्लास 12th में। अगर नहीं भी पढ़ा तो, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करोगे क्लास 12th में, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीज़ें। एक बात है, एक प्लस पॉइंट है मेरे लेक्चर्स का कि मैंने जो भी पढ़ा रखा है उसमें मैंने क्लास 11th का ये मान रखा है कि आपने 0 पढ़ा हुआ। तो मैं तो अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट पढ़ लो तो आपको फिर कुछ भी अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आप वेल प्रिपेयर्ड होकर मेरे सामने आओ लेक्चर में, तब मैं बता रहा हूँ रिलेशन फंक्शन को एक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड लेक्चर की खास ज़रूरत नहीं है सेट्स की 11th के। थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर चाहे तो आप, हो सकता है आप बायोलॉजी वाले भी हो, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जरूर पढ़ना चाहिए। इवन जितने मैं टॉपिक अभी बोलने वाला हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हर हालत में पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये यूज़ होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार हमें आ क्यों नहीं रहा सब्जेक्ट, क्योंकि आपने बेस छोड़ दिया। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको हर हालत में पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग कहते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 3.1 हमने कर ली, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें आ गया, बेसिक फॉर्मूले साइन टू थीटा कॉस टू थीटा हमें आते हैं, हमने प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हो कि यार हमने वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं करी एक्सरसाइज 3.4, क्योंकि हमारे सिलेबस से रिड्यूस्ड थी ड्यू टू कोविड। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा उस चैप्टर को जरूर, उस एक्सरसाइज को जो कि एक्सरसाइज 3.4 है, उसे जरूर कर ले, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास 12th में आपके साथ रह कर आएगा। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो कुछ ब्लेम लगाने से कोविड पर कुछ नहीं होने वाला कि यार हमारे सिलेबस में नहीं था, हम क्या करें। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ यहाँ से, एक्सरसाइज 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे बताना, मैं दोबारा से रिन्यू कर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं करना, पूरा कंप्लीट कर लो, अभी टाइम है अपने पास, अभी आप बहुत अच्छे टाइम जोन में हो, अभी आप आराम से कर सकते हो। 4th चैप्टर पीएमआई की जरूरत नहीं है, 5th चैप्टर की जरूरत नहीं है, 6th चैप्टर इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं है, 7th चैप्टर परम्यूटेशन कम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 8th चैप्टर बाइनोमियल की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस सीरीज की जरूरत नहीं है। 10th चैप्टर आया स्ट्रेट लाइन की बहुत खासा जरूरत है। स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। देखो मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ आपको, बीच के देखो 3rd चैप्टर के बाद सारे चैप्टर मैंने बोल दी, जरूरत किसी की नहीं है, सिर्फ 10th चैप्टर की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन को हर हालत में किसी भी कीमत में आपको पूरा पढ़ना है।
और मैंने इस पर तरह तरह से सेशंस लिए हैं, स्ट्रेट लाइन को मैंने डिस्कस किया है। आप मेरे स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स देख सकते हो जो मैंने क्लास 11th में बनाया। अगर आप नहीं देख पाए थे 11th में तो आप उन्हें जरूर रिव्यू करो। आप सिर्फ इतना सा काम करो कि एक बार नॉर्मली एक एज अ मूवी उसे देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पीड अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर लो और उसे देखो। आपको जो फील होगा वो अनबिलीवेबल होने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसको फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के बहुत चैप्टर से रिलेट करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा 12th के चैप्टर का, क्योंकि अभी आपने पढ़े ही नहीं होंगे। अदरवाइज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो आता है वो इससे रिलेट करता है। मैक्सिमम मिनिमा जो कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव का चैप्टर है वो इससे रिलेट करता है। ज्योमेट्री का जितना पोर्शन आएगा 12th में वो इससे रिलेट करता है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हो तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है स्ट्रेट लाइन का। केमिस्ट्री आप जब पढ़ रहे होते हो, सॉल्यूशन नाम का चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो, या आगे जाकर आप कोई भी और चैप्टर पढ़ रहे होते हो जहां ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, मॉडर्न फिजिक्स, वहां भी जब ग्राफ की जरूरत होती है, मोस्ट ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप के होते हैं, उस समय आपको बहुत खास जरूरत होती है स्ट्रेट लाइन के आने की। और उस समय फिजिक्स टीचर या केमिस्ट्री टीचर आपको उतना नहीं बताते, क्योंकि उन लोगों ने भी उतना ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ा होता। मैं एक बात बोलूँ तो मतलब पढ़ा होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को फोकस में नहीं लेते। केमिस्ट्री वाले का टॉपिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्राफ के बारे में बताते हैं, नो डाउट, ऐसा भी नहीं है, बताते भी हैं बताने वाले, लेकिन वो इन डेप्थ नहीं जाते क्योंकि वो बियॉन्ड उनके टॉपिक हो जाता है, वो मैथ्स का टॉपिक हो जाता है। वो ये मान के चल लेते हैं कि आपने मैथ्स में पढ़ा रहता है, तो इसीलिए आपको उसे हर हाथ से पढ़ना चाहिए। कोनिक सेक्शन बहुत खास ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, नहीं है। 12th चैप्टर जो आपके इसके बाद है, फिर उसके बाद 13 चैप्टर आपका लिमिट एंड वो है डेरिवेटिव्स या कंटिन्यूटी वाला, वो हो गया 12th चैप्टर। यार मुझे अभी याद सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, ये आपके चैप्टर है। 12th चैप्टर पता नहीं यार, मुझे बड़ा फील हो रहा है कि 12th चैप्टर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, चलो उसे बाद में देख लेंगे जो भी था। तो ये चीज़ें आपके उसमें आती है। हाँ 12th याद आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 3rd चैप्टर, सिर्फ आपके पास 1st चैप्टर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, 3rd चैप्टर कंप्लीट, 10th चैप्टर कंप्लीट, ये करके आ जाओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ। प्रोबेबिलिटी भी कोई ज़रूरत नहीं है 11th की आने की, और आ जाओ मेरे सामने खड़े हो जाओ, 12th क्लास में आपको सीधे पढ़ा दूंगा 100/100 के लिए। फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में मैकेनिक्स होती है, पहले वाले पोर्शन आपका जो पहली बुक है बेसिकली मैकेनिक्स पर बेस्ड है, उस पर पहला चैप्टर आपका मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, ज़रूरत नहीं है। दूसरा चैप्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा है, बेसिकली वो चैप्टर नहीं है, मोशन इन अ प्लेन है, और उस मोशन इन अ प्लेन का एक पार्ट है आपका वेक्टर अलजेब्रा, और दूसरा सर्कुलर मोशन टाइप का और प्रोजेक्टाइल मोशन। इनमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। लॉज ऑफ मोशन है आपको नहीं पढ़ना। मतलब देखो फिजिक्स तो वैसे ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यार इंटरकनेक्शन की ज़रूरत है, जितना नॉलेज रहेगा उतना प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर बात करूं, क्योंकि 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे स्टार्टिंग आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाली है, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आप जाओगे, उसके बाद फिर आप आगे जब जाओगे मैग्नेटिज्म पे, फिर आप ऑप्टिक्स पे, EMI पे जाओगे, आप देखोगे ये सारे टॉपिक वो हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। इसीलिए अगर कुछ आना चाहिए आपको 12th की फिजिक्स पढ़ने से पहले, तो आपको यार 10th की फिजिक्स अगर समझ में आती है, बेसिक आपका ठीक ठाक है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। 11th का अलग से फिजिक्स में कुछ आने की आपको ज़रूरत नहीं है। वेव्स एंड ऑसिलेशन कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा चैप्टर ऐसे नहीं है, चैप्टर थे ज़बरदस्त, लेकिन क्या करें, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही उतनी ज़्यादा। अगर थोड़ा सा एफर्ट दिया जाए, टीचर आपको थोड़ा सा एफर्ट दे दे वहाँ पर, थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो आपको एकदम रिकॉल किया जा सकता है कि था क्या चीज़, तो आराम से कवर हो सकता है। केमिस्ट्री में हाँ क्लास 11th का थोड़ा सा रोल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी बेसिक रोल जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा S ब्लॉक, P ब्लॉक, इनका वैसा रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल है। मतलब ये कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, इनऑर्गेनिक को पढ़ते कैसे हैं, वो तरीका, वो मेथडोलॉजी क्या है पढ़ने की, वो यूज़ होगी। सिलेबस से रिलेटेड कुछ यूज़ नहीं होगा, इनडायरेक्टली यूज़ होगा। अब वो मेथडोलॉजी चाहो तो आप अभी क्लास 12th में ही सीख सकते हो। तो चैप्टर को पढ़ो, उसमें आप देखो, करो 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 करो, आपको अपने आप धीरे धीरे अपने आप को फिल्टर करते रहोगे, आप देखोगे कि आपको वो मेथडोलॉजी अपने आप आने लग गई है। हर किसी की अपनी होती है, आप क्लियर कर जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है तो यार उसे रिवाइज कर लो, प्रॉपर ज़्यादा नहीं, नॉमेनक्लेचर टाइप आपको आ जाने चाहिए कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इतना ही मेरे हिसाब से अभी सफिशिएंट है आपके लिए। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इस तरह की जो प्लस आई प्लस एम रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस जो आपके थे टॉपिक, ये अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कहूँ, अगर नहीं भी करते तो भी कर लोगे आराम से क्लास 12th में।
तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, लेकिन जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए इन टॉपिक का आना एसेंशियल था। जहाँ नहीं है एसेंशियल मैंने डायरेक्टली बोल भी दिया है। ऐसा नहीं है कि यार मैंने बोला कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना, तो कहीं आप देखोगे 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा, आप बोल रहे कैसे हो रहा, उतना यूज़ नहीं है। कहीं रास्ते में एक जगह हो गया होगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए फिर ये लेक्चर ही नहीं है उस हिसाब से, ये सेशन, क्योंकि आपको तो क्लास 11th पूरा ही पढ़ना है फिर हर हालत में, तब तो बोलने वाली बात ही नहीं है। मैंने जो डिस्कशन किया ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ किया और होपफुली मैं वो बातें आपसे बता पाऊंगा, आपको कुछ थोड़ा बेटर फील भी हुआ होगा, आपको लगा कि हम कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको बता दूं कि अभी तक मोर देन 900 वीडियो लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम प्रणव पांडे, 2017 से तब से मैंने डालने स्टार्ट किया, तब से मैं कंटिन्यूसली इसमें पढ़ा रहा हूँ, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट इससे पहले भी बोर्ड एग्जामिनेशन को करके क्रैक करके अच्छे मार्क्स लाके 100 आउट ऑफ 100 लाकर क्रॉस कर चुके हैं 12th को। तो आप भी आसानी से कर सकते हो। सिर्फ ज़रूरत ये है कि एक प्योर डेडिकेशन की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग होने की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क करना है अपने को, लेकिन स्मार्ट वर्क के बारे में हमें पहले दिन से नहीं सोचना होता। स्मार्ट वर्क वो चीज़ है जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो हार्ड वर्क से निकल कर आता है। स्मार्ट वर्क कोई ऐसा तरीका नहीं है कि यार आप पहले दिन से ही सोचो मैं स्मार्ट ही वर्क करूँ, ऐसा सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क करना ही करना है, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता पहले दिन से। और जो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेगा, और जो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप उन लेक्चर को शुरुआत करते हो, मैं आपके लिए अब एक नया वो शुरू करने वाला हूँ आपका सिलेबस, यानी कि जो इस सेशन के लोग हैं 2022 के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए स्टार्ट करूं दोबारा से, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और इस वीडियो पर जब 1000 लाइक हो जाएंगे तभी जाकर मैं क्लास 12th का नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। तो कोशिश करें, इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी से जल्दी मुझे मौका दें क्लास 12th को स्टार्ट करने का, क्योंकि जितनी जल्दी हम स्टार्ट कर लें उतना हम सभी के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो को लाइक करें, इसे 1000 लाइक तक एटलीस्ट पहुँचाएँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ स्टूडेंट्स तैयार हैं पढ़ने के लिए, इसलिए मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। और वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।